नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, उत्तराखंड परीक्षावाणी संक्षिप्त अवलोकन सीरीज हमारा चल रहा है। इस बीच 19 से 20 वीडियोस हमारी आ चुकी हैं और वन लाइनर फॉर्मेट में हम इसको ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। जो कि संक्षिप्त अवलोकन है वो आपका वन लाइनर फॉर्मेट में ही है, लेकिन हम उस पर डीपली अध्ययन करते हुए उसको आगे कर रहे हैं। दोस्तों, लगभग 20 सीरीज हमारी इसकी आ चुकी है। अगर आप लोगों ने इससे पहले के उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। साथ ही आज हम शुरू करने वाले हैं एक अन्य और वीडियो उसी से संबंधित। और आप लोगों को मैं एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हमारी हिंदी की एक सीरीज इससे पहले कंप्लीट हो चुकी है, जो कि राजपाल सिंह सर की जो बुक है उससे संबंधित है। उसमें एमसीक्यूज़ फॉर्मेट तथा थ्योरी सेशन दोनों में ही हमने उसको ख़त्म किया हुआ है। आप लोग उसको भी देख सकते हैं। दोनों के ही प्लेलिस्ट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डालूंगा, आप लोग वहाँ से जाके भी उन वीडियो से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला ही क्वेश्चन है कि खुमाड़ में प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, खुमाड़ जो आपका जगह है, यानी कि खुमाड़ कहने का मतलब है जहाँ पर सल्ट क्षेत्र में जो खुमाड़ है वहाँ पर कांग्रेस का एक मुख्यालय था जब अंग्रेज़ों का शासन उत्तराखंड में देखने को मिलता था। तो दोस्तों, खुमाड़ जो क्रांति है या फिर सल्ट क्षेत्र में हम एक बारदोली के रूप में, कुमाऊँ की बारदोली की संज्ञा भी इसको दी गई है। और कुमाऊँ की जो बारदोली है इसकी संज्ञा अगर किसने दी, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो सल्ट की भूमिका है उसको देखते हुए कुमाऊँ की बारदोली नाम से भी उसको संबोधित किया था। तो दोस्तों, ये जो हमारा खुमाड़ दिवस है इसको 5 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 5 सितंबर, देखिएगा, 5 सितंबर 1942 को जो हमारा खुमाड़ सल्ट वाला क्षेत्र है अल्मोड़ा जनपद का, वहाँ पर क्या होता है कि जो सल्ट क्षेत्र है वहाँ पर कांग्रेस जो मुख्यालय है वहाँ पर अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों पर गोली चलाई थी, जिसका आदेश जॉनसन नामक जो एक अधिकारी था उसने दिया था। और इसमें गंगाराम और खेमदेव, दो व्यक्ति जो सगे भाई थे, वो शहीद हो गए थे। तो इसलिए जो हमारी, क्योंकि ये 1942 के समय का चल रहा था, तो कहीं ना कहीं भारत छोड़ो आंदोलन के समय की जो ये चीज़ें हैं वो देखने को मिली थी। तो उस समय को देखते हुए गांधी जी ने जो सल्ट की भूमिका है उसको देखते हुए उसे कुमाऊँ की बारदोली के नाम से भी संबोधित किया था। अगर साथ ही देखा जाए तो दोस्तों, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शहीद स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है और खुमाड़ दिवस के रूप में हमारा 5 सितंबर को जाना जाता है। तो आप लोग विशेष याद रखेंगे कि अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि सल्ट क्षेत्र या फिर कुमाऊँ के बारदोली में शहीद होने वाले दो व्यक्ति कौन थे, तो आप लोग याद रखेंगे, एक तो पहला है आपका गंगाराम और दूसरा आपका है खीमदेव। ये दोनों ही व्यक्ति आप एग्ज़ाम में इससे पहले मोस्टली टाइम पूछे गए हैं। आप लोग इन दोनों का नाम जरूर याद रखें। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि राज्य में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे। तो दोस्तों, राज्य के जो प्रथम सत्याग्रही थे वो आपके जगमोहन सिंह नेगी जी के रूप में जाने जाते। अगर देखा जाए तो दोस्तों, जो आपकी भारत की अगर मैं बात करूंगा तो भारत में जो व्यक्तिगत सत्याग्रही आंदोलन चला था ये आपका 1940 में चलता है। और व्यक्तिगत सत्याग्रही की जो आपके प्रथम व्यक्ति रहते हैं, जो प्रथम सत्याग्रही रहते हैं, वो आपके विनोबा भावे के रूप में जाने जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको इससे कनेक्ट करके याद रखिएगा। उसके बाद की अगर बात करें तो दोस्तों, अगर वहीं पर उत्तराखंड की अगर हमने बात करी तो आपने देखा कि जगमोहन सिंह नेगी प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। अगर उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, व्यक्तिगत जो सत्याग्रही थी उसके लिए जो बैठक है, ये बैठक हमारी डाडा मंडी में इस उस समय के लिए कराई गई थी, कि जो हमारा डाडा मंडी नामक स्थान है वहाँ पर बैठक कराई गई और व्यक्तिगत सत्याग्रह की जो पहल है वहीं से उत्तराखंड में उठाई जाती है। अच्छा दोस्तों, अगर बात करेंगे कुमाऊँ के जो व्यक्तिगत सत्याग्रही की जो कुमाऊँ में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है उसके आंदोलन के जो नायक हैं वो कौन थे, तो दोस्तों कुमाऊँ के लिए अगर आप देखें तो कुमाऊँ के लिए हमारा प्रताप सिंह देखने को मिलते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों कि उत्तराखंड में अपने आप को व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित करने वाली अगर पहली महिला आप लोगों से अगर पूछा जाता है तो आप लोग याद रखेंगे भागीरथी देवी। ठीक हो गया। आप लोग भागीरथी देवी को भी याद रखेंगे। महिलाओं में सबसे पहले जो सत्याग्रही होने का प्रमाण दिखाती है वो आपकी भागीरथी देवी के रूप में जानी जाती है। वहीं अगर देखा जाए तो दोस्तों, चमोली के जो व्यक्तिगत सत्याग्रही फिर संचालन थे वो आपके अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी के रूप में जाने जाते हैं। और गांधी जी ने जो डोलापाल की आंदोलन के चलते हुए गढ़वाल में 25 जनवरी 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रबंध भी लगाया था। यानी कि जिस समय हमारी डोलापाल की जो आंदोलन चल रहा था तो उस समय को देखते हुए गांधी जी ने 25 जनवरी, ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, 25 जनवरी 1941 को, 25 जनवरी 1941 को गांधी जी के द्वारा जो आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह है उस पर भी आपका प्रतिबंध लगाया गया था 1941 में। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डोलापाल की आंदोलन के चलते हुए गढ़वाल पर व्यक्तिगत सत्याग्रह पर अगर कब रोक लगाई गई थी या फिर किसके द्वारा रोक लगाई गई, तो आप लोग याद करेंगे ये जो रोक लगाई थी ये गांधी जी के द्वारा लगाई गई थी और 1941 में लगाई गई थी। फिर अगर देखें दोस्तों तो 28 फरवरी 1941 को गांधी जी ने
गढ़वाल में व्यक्तिगत सत्याग्रह को प्रतिबंध हटा दिया था। अब प्रतिबंध इनने कब लगाया था, तो 25 जनवरी 1941 को इनने प्रतिबंध लगाया था। और उस प्रतिबंध को हटाया कब, तो दोस्तों 28 फरवरी 1941। ये दोनों ही डेट आप लोग याद रखिएगा कि जो आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह है उस पर रोक कब लगाई गई थी गांधी जी के द्वारा उत्तराखंड में, और हटाई कब गई थी, तो 25 जनवरी आप लोग याद रखेंगे। 25 जनवरी 1941 को रोक लगाई गई थी और 28 फरवरी 1941 को रोक को हटा दिया गया था। फिर देखिएगा अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो नमक सत्याग्रह के दौरान किसके नेतृत्व में अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा फहराया गया था। तो दोस्तों नमक सत्याग्रह के समय अल्मोड़ा में जो नगर पालिका है वहाँ नगर पालिका भवन पर जो तिरंगा फहराया जाता है वो विष्णु देवी शाह के नेतृत्व में हमारा तिरंगा फहराने को देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि 1932 में राज्य की किस महिला आंदोलनकारी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया था। तो दोस्तों कुंती वर्मा को 1932 में जिंदा या फिर मुर्दा पकड़ने के लिए आदेश जारी किया गया था। ये क्वेश्चन इससे पहले बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे। फिर देखिएगा कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों कौसानी में जो लक्ष्मी आश्रम है इसकी जो स्थापना है वो सरला बहन ने करी थी। सरला बहन इनका मूल नाम हमारा कैथरीन हाइलामाइन था। इनका जो जन्म है वो इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन ये गांधी जी की एक अच्छी मित्र थी, एक अच्छी बहन थी। तो ये इनका जो काफ़ी समय है वो कौशानी में देखने को मिलता है। और कौशानी में जो लक्ष्मी आश्रम है इसकी स्थापना का श्रेय भी इनको जाता है। 1941 में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कौसानी में की जाती है। इससे पहले काफ़ी बार पूछा गया है। फिर देखिएगा किसने उत्तराखंड की महिलाओं को यह संदेश दिया कि रो मत आगे बढ़ो। तो दोस्तों तुलसी देवी, ये पिथौरागढ़ जनपद की निवासी थी। इनके द्वारा महिलाओं के लिए यह संदेश दिया गया था कि रो मत आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन इससे पहले पूछा गया है। लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी दो बहनें कौन थी जिन्होंने सर्वोदय का व्यापक प्रचार किया। तो दोस्तों सर्वोदय का प्रचार करने वाली जो दो बहनें थी जिनका संबंध लक्ष्मी आश्रम से देखने को मिलता है, तो वो कमला और बसंती दो बहनें थी। ये क्वेश्चन इससे पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर याद रखेंगे। फिर देखिएगा महिलाओं में जागृति के लिए ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना किसने की। तो दोस्तों जो आपकी पशुलोक की जो स्थापना करी जाती है ऋषिकेश में, जो महिलाओं में जागृति के रूप में इसका स्थापना किया जाता है, तो दोस्तों ये मीरा बहन के द्वारा किया जाता है। बात करेंगे अन्य क्वेश्चन की, तो किसके संपादकत्व में अल्मोड़ा अखबार शुरू किया गया था। तो दोस्तों बुद्धि वल्लभ पंत के संपादकत्व में अल्मोड़ा अखबार को हमारा शुरू किया गया था। और 1871 ईस्वी में 1870 में आपकी डिबेटिंग क्लब बनती है, और इसी डिबेटिंग क्लब के बनने के उपरांत आपका अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन करवाया जाता है। तो अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि अल्मोड़ा अखबार का प्रथम संपादक कौन था, तो आप लोग आंसर करेंगे बुद्धि वल्लभ पंत। और अगर अंतिम कौन था, तो अंतिम आपके बद्रीदत्त पांडे आप लोग आंसर करेंगे। फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1918 में अल्मोड़ा कांग्रेस के बंद होने के बाद बद्रीदत्त पांडे ने कौन सा साप्ताहिक निकालना शुरू किया। तो दोस्तों शक्ति नामक जो एक पत्रिका है 1918 में बद्रीदत्त पांडे जी द्वारा निकाली जाती है। पांडे जी को ये जो कार्यकाल है दोस्तों लगभग 1912-13 में देखने को मिलता है कि वो अल्मोड़ा अखबार को संपादित करते हैं। उसके बाद जब अल्मोड़ा अखबार को अंग्रेजों द्वारा बंद करा दिया जाता है, तो उन्होंने उसी के विरुद्ध में एक अपनी साप्ताहिक पत्रिका निकाली जो कि 1918 में जानी जाती है, जिसको शक्ति नाम से हम जानते हैं। देहरादून से गढ़वाल यूनियन द्वारा 1905 से गिरिजादत्त नैथाणी के संपादकत्व में कौन सा अखबार शुरू हुआ था। तो दोस्तों जो गढ़वाली मासिक पत्रिका है ये हमारे गिरिजादत्त नैथाणी जी के नेतृत्व में या फिर उनके संपादकत्व में निकाली जाती है। और 1905 जो आपका सन है ये आपका पूछा जाता है कि गढ़वाल जो मासिक पत्रिका है ये आपकी कब निकाली गई थी। तो 1905 आप लोग याद रखेंगे। और किसके नेतृत्व में अगर निकाली गई थी अगर पूछा जाता है तो गिरिजादत्त नैथाणी आप लोग याद रखेंगे। इससे पहले मोस्टली टाइम पूछा गया क्वेश्चन है। फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि भक्त दर्शन और भैरवदत्त द्वारा 1939 में कौन सा पत्र शुरू किया गया। तो दोस्तों कर्मभूमि जो हमारा पत्र है ये भक्त दर्शन और भैरवदत्त धूलिया जी के द्वारा निकाला गया था। अगर इसको निकालने का वर्ष अगर आप लोगों से पूछता है तो 1939 आप लोग आंसर करेंगे। प्रारंभिक में इन दोनों के द्वारा ही इस पत्रिका को निकाला जाता है, लेकिन बाद में जो इसका संपादन का कार्य है वो केवल भैरवदत्त ही करते हैं। लेकिन 1939 में इस पत्रिका को निकाला जाता है। तो इससे पहले काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको दो फॉर्मेट में याद करेंगे, एक तो कि किसके द्वारा निकाला गया तो भक्त दर्शन और भैरवदत्त धूलिया, और दूसरा कब निकाला गया तो 1939 में निकाला गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि देहरादून से युगवाणी का प्रकाशन
कब हुआ है? तो दोस्तों देहरादून से जो युगवाणी है, युगवाणी का प्रकाशन 1947 में हुआ है। अधिकतर किताबों में आपने देखा होगा कि 1941 भी देखने को मिलता है और 1947 भी देखने को मिलता है। तो आप लोग पहले जो रेफरेंस देंगे वो 1947 को देंगे। अगर 1947 ऑप्शन में नहीं है तब जाके आप 1941 को पहला रेफरेंस वहाँ पर देंगे। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन है, कुली बेगार प्रणाली का अंत हुआ। तो कुली बेगार जो प्रणाली है इसका जो अंत देखने को मिलता है 13-14 जनवरी 1921 में बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर देखने को मिलता है। यानी कि सरयू गोमती का जो संगम है बागेश्वर जनपद में, वहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर एक भीड़ में जो आपका मकर संक्रांति होती है उसके अवसर पर बद्रीदत्त पांडे के द्वारा जो कुली बेगार से संबंधित रजिस्टर थे उनको सरयू नदी में बहाने का कार्य यहाँ पर किया जाता है। तो कुमाऊँ के लिए अगर बोलेंगे कि जो आपकी कुली बेगार प्रथा थी ये कब समाप्त हुई, तो आपकी 1921 में होती है। लेकिन अगर गढ़वाल के लिए अगर आप लोगों को कहा जाता है कि गढ़वाल में कुली बेगार जो प्रथा है ये अगर कब खत्म करी गई, तो आप लोग 1923 इसमें आंसर करेंगे। वहीं अगर देखा जाए तो दोस्तों कुली बेगार का जो प्रथा थी इसमें ब्रिटिश कुमाऊं में 1815 से लेके 1921 तक रही। अब कभी कभी क्वेश्चन आप लोगों से इस तरीके से भी पूछता है कि कुली बेगार प्रथा कुमाऊं में कब से कब तक रही, तो आप लोग याद करेंगे कि 1815 से लेके 1915 से लेके 1815 से लेके आप लोग 1921 तक इसको याद करेंगे। यानी कि 1815 में आप लोगों को यहाँ पर जब ब्रिटिशों के अधीन हमारा कुमाऊं क्षेत्र हो जाता है, क्योंकि 1790 में आप लोगों ने देखा होगा कि गोरखाओं के अधीन जो कुमाऊं क्षेत्र है वो देखने को मिलता है 1790 में। और उसके बाद अगर बात करेंगे तो 1790 के बाद दोस्तों 1815 ईस्वी में ब्रिटिश शासन का यहाँ पर अपना अधिकार हो जाता है। तो 1815 से लेके 1921 तक, क्योंकि तब तक यहाँ पर अंग्रेजी शासन ही चल रहा था, जो ब्रिटिश शासन है वही चल रहा था, तो उनके अधीन जो आपका कुली बेगार प्रथा है वो देखने को मिलती है। अगर पूरा देखें तो दोस्तों लगभग 100 सालों से ज़्यादा यहाँ पर कुली बेगार प्रथा देखने को मिलती है। और कुली बेगार आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा भी दी जाती है। तो दोस्तों अगर कभी कभार आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुली बेगार जो आपकी क्रांति थी या फिर कुली बेगार जो प्रणाली थी उसको रक्तहीन क्रांति की संज्ञा किसने दी, तो दोस्तों ये आपकी गांधी जी द्वारा दी जाती है। तो आप लोग याद रखिएगा। अगर बात करेंगे कुली बेगार से संबंधित तो देखिएगा कमिश्नर ट्रेल ने कुली बेगार को खत्म करने के लिए 1822 ईस्वी में खच्चर सेना को भी विकसित किया गया था। तो ये क्वेश्चन इससे पहले पूछा गया है कि किसके द्वारा कुली बेगार को खत्म करने के लिए खच्चर सेना को विकसित किया गया था, तो दोस्तों ये आपका ट्रेल के द्वारा किया गया था। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुली बेगार प्रथा को खत्म करने के लिए खच्चर सेना की स्थापना कब करी जाती है, तो दोस्तों ये आपकी 1822 ईस्वी में की जाती है, आप लोग याद रखेंगे। अगर देखा जाए तो दोस्तों 1857 ईस्वी में रेमजे ने कुली के काम में जेल के कैदियों को लगाया था। अब जब 1857 का समय हमारा चल रहा था तो जो उस समय ये जब कुली के काम करने के लिए जो जेल में हमारे कैदी होते थे उन कैदियों को कुली का काम करने के लिए रेमजे द्वारा लगाया गया था। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा कि 1857 के समय आयोग क्वेश्चन बना सकता है कि 1857 के समय कुमाऊं क्षेत्र में कुलियों का काम किसके द्वारा किया जाता था, तो दोस्तों कैदियों के द्वारा आंसर उसमें देखने को मिल सकता है। अगर देखा जाए तो दोस्तों वहीं अगर बात करेंगे हम एक हमारी कुली एजेंसी का भी निर्माण किया जाता है, उसके संबंध में फिर आगे की जो लड़ाई है वो लड़ने की जो ताकत है वो कुमाऊं की इस राजनीति को देखने को मिलती है। तो अगर देखा जाए तो दोस्तों कुली एजेंसी आप लोग याद रखिएगा, इससे पहले मैं एक बार बता चुका हूँ, एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर जो कुली एजेंसी है हमारी इसकी जो स्थापना है वो कब की जाती है, तो दोस्तों 1908 ईस्वी में कुली एजेंसी की स्थापना की जाती है। और अगर किसके द्वारा अगर की जाती है, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली टाइम या तो किसके द्वारा की जाती है या फिर कब की जाती है, यही क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो जोध सिंह नेगी के द्वारा, जोध सिंह नेगी द्वारा कुली एजेंसी की स्थापना की जाती है 1908 ईस्वी में। अगर देखा जाए तो दोस्तों कुली एजेंसी का नाम ट्रांसपोर्ट एंड पावर सप्लाई को ऑपरेटिव एसोसिएशन भी इसमें रखा गया था। और 1913 तक गढ़वाल में कुल 10 कुली एजेंसियां देखने को मिलती हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1913 तक गढ़वाल क्षेत्र में कितनी कुली एजेंसियां देखने को मिली हैं, तो दोस्तों 10 कुली एजेंसियां देखने को मिलती थी। तो दोस्तों 14 जनवरी 1921 को बद्रीदत्त पांडे और हरगोविंद पंत, चिरंजी लाल आदि जो व्यक्ति थे हमारे उनके नेतृत्व में बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर उत्तरायण जो आपका मेला लगता है, मकर संक्रांति आप लोग बोलते हैं, उत्तरायणी मेला उस समय के लिए बात कही जाती है। तो दोस्तों इसी को नौलखिया मेला भी कहा जाता है। आप लोग एक बार इसको भी याद रखिएगा, अगर बीच में भी आ रहा है तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपका उत्तरायणी जो मेला है इसको नौलखिया मेला के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों उत्तरायणी मेले के दिन ही 40,000 जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके द्वारा जो कुली बेगार
न करने की शपथ वहाँ पर ली जाती है और उससे संबंधित जो रजिस्टर है उनको सरी नदी में भी बहा दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कुली बेगार के समय जो डिप्टी कमिश्नर था वो कौन था, क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे पहले एक बार क्वेश्चन आया है। तो दोस्तों 1921 में जब कुली बेगार हमारी प्रथा चल रही थी, या फिर कुली बेगार को खत्म करने की जो प्रथा हमारी चल रही थी, उस समय अगर जो आपका कमिश्नर था वो कौन था अगर पूछा जाता है तो आप लोग डायबिल याद करेंगे। डायबिल उस समय क्या था, कुमाऊं कमिश्नर के पद पर आसीन था। तो दोस्तों ये हमारे लगभग जो क्वेश्चन है वो कुली बेगार से संबंधित देखने को मिले। फिर अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो टिहरी राज्य आंदोलन की मांग थी। तो दोस्तों टिहरी राज्य जो आपकी आंदोलन की जो मांग थी, तो प्रजातांत्रिक तंत्रात्मक जो शासन था उसके लिए वहाँ पर करी गई थी। श्रीदेव सुमन द्वारा इसके लिए काफ़ी कार्य वहाँ पर किए गए, यहाँ तक कि श्रीदेव सुमन को अपना बलिदान भी वहाँ पर देना पड़ता है। और अंततः जो आपका टिहरी प्रशासन है वो भारतीय जो गणराज्य है उस पर आपका सम्मिलित देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो दोस्तों टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों जो आपका टिहरी राज्य आंदोलन के लिए जो प्रजामंडल की स्थापना है वो 1939 में करी जाती है, और विशेष ध्यान रखिएगा देहरादून में की जाती है। देहरादून में इसकी स्थापना 1939 में की जाती है। कहीं कहीं पर 1938 आपको देखता है तो वो गणदेश सेवा संघ के लिए आपके 1938 में उसकी स्थापना होती है, ना कि आपका टिहरी राज्य प्रजामंडल की जो स्थापना होती है। तो कहीं ना कहीं आप लोग उसको भी जरूर याद रखिएगा, उसकी जो स्थापना है वो भी श्रीदेव सुमन के द्वारा ही करी जाती है, और टिहरी राज्य आंदोलन की जो प्रजामंडल की स्थापना है वो भी आपकी 1939 में ही की जाती है। तो आप लोग उसमें विशेष ध्यान देंगे। फिर देखिएगा टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान 1944 में भूख हड़ताल से किस नेता की मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों भूख हड़ताल से मृत्यु होने वाले जो व्यक्ति थे हमारे, वो श्रीदेव सुमन के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों श्रीदेव सुमन का अगर योगदान देखें तो टिहरी राज्य के आंदोलन में श्रीदेव सुमन आप लोगों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो दोस्तों उनका अगर जन्म देखें तो कब हुआ था, आपका 25 मई 1916 ईस्वी में इनका जन्म होता है टिहरी के जौल गांव में। और इनके पिता का नाम हरिराम बडौनी था, जो एक वैद्य थे। श्रीदेव सुमन की माता का नाम दोस्तों तारा देवी था, और श्रीदेव सुमन के जो बचपन का नाम था वो श्रीदत्त के रूप में जाना जाता है। इससे पहले एक बार श्रीदत्त के रूप में इनका नाम पूछा भी गया है, तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद अगर बात करें तो दोस्तों श्रीदेव सुमन की जो पत्नी है उनको विनय लक्ष्मी के रूप में जाना जाता है। विनय लक्ष्मी का नाम आप लोगों को आगे भी देखने को मिलेगा, विनय लक्ष्मी के काफ़ी योगदान देखने को मिले हैं। फिर देखिएगा अगर बात करेंगे दोस्तों तो 1937 में श्रीदेव सुमन के द्वारा सुमन सौरभ नाम से कविताएं लिखी गई हैं। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि सुमन द्वारा सुमन सौरभ नाम से जो कविताएं हैं वो कब से लिखी गई, तो दोस्तों 1937 से लिखी गई हैं। अच्छा दोस्तों अगर बात करेंगे तो श्रीदेव सुमन के द्वारा गणदेश संघ की स्थापना करी जाती है। जैसे कि मैंने बोला था गणदेश सेवा संघ की जो स्थापना है ये इनके द्वारा 1938 ईस्वी में की जाती है, और इनके द्वारा 23 जनवरी 1939 को देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की जाती है, जैसे कि हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। दोस्तों अगर देखा जाए तो नेहरू ने टिहरी रियासत के लिए कहा कि टिहरी राज्य के कैद खाने दुनिया भर के मशहूर होंगे, परंतु इससे दुनिया में रियासत की कोई इज्जत नहीं बढ़ सकती। तो दोस्तों ये कथन किसका था अगर आप लोगों को पूछा जाता है तो ये हमारा नेहरू जी का कथन देखने को मिलता है। वहीं अगर देखेंगे तो दोस्तों 21 फरवरी 1944 ईस्वी में श्रीदेव सुमन पर राजद्रोह का मुकदमा चला, और 3 मई 1944 को उनकी मांगों को पूरा न करने के कारण टिहरी जो रियासत के राजा थे उन्होंने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया। तो 3 मई 1944 से श्रीदेव सुमन ने आमरण अनशन वहाँ पर शुरू कर दिया, और 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों कितने दिन की भूख हड़ताल के बाद श्रीदेव सुमन की मृत्यु हो गई थी अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है तो दोस्तों 84 डेज आप लोग आंसर करेंगे। दोस्तों ये विशेष महत्वपूर्ण कथन है कि तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था, क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग श्रीदेव सुमन वहाँ पर आंसर करेंगे। और साथ ही आप लोगों से पूछा जाता है कि पहला श्रीदेव सुमन जो स्मृति दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो दोस्तों वो आपका 25 जुलाई 1946 से मनाया जाता है। आप लोग इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे, पूछा जाता है। फिर देखिएगा अगली अगर बात करें तो दोस्तों टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान सकलाना विद्रोह और कीर्तिनगर विद्रोह व आंदोलन कब हुए। तो दोस्तों अगर इसमें देखा जाए तो जो सकलाना विद्रोह है वो आपका 1947 में होता है, और जो आपका कीर्तिनगर विद्रोह है वो आपका 1948 में देखने को मिलता है। फिर देखिएगा अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो टिहरी का भारत में विलय कब हुआ। तो दोस्तों टिहरी का भारत में विलय 1 अगस्त 1949 ईस्वी को होता है, और इसको एक उत्तर प्रदेश के जिले के रूप में इसको समय के लिए बना दिया जाता है। बाकी 1960 के बाद फिर ये उत्तराखंड का एक जिले के रूप में जाना जाता है।
डोला पालकी आंदोलन किसके द्वारा संबंधित था? तो दोस्तों ये हमारा जो डोला पालकी आंदोलन था ये हमारा शिल्पकारों से संबंधित था, जो दलित समाज है उससे संबंधित देखने को मिलता है। इसके लिए जयानंद भारती जैसे लोगों ने बहुत अपना यहाँ पर योगदान देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद फिर हम बात करेंगे दूसरी वीडियो पे, जिस पे विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे अन्य फिर से उन सभी टॉपिकों पे जिनके बारे में हम चर्चा नहीं कर पाए हैं। दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लग रही हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।